यहाँ पर अभी हमारा टॉपिक है हर्निया। हर्निया में हम क्या क्या कवर करेंगे? एक तो डायफ्रामेटिक हर्निया, डायफ्राम की हर्निया हम कवर करेंगे। इसमें क्या होगा कि ये एब्डोमेन है, ये डायफ्राम है, तो यहाँ पर अपना जीआईटी का कंटेंट होता है, तो यहाँ पर हर्निया होगा, वो ऊपर आ जाएगा। जो लंग्स होंगे, इन लंग्स को कंप्रेस कर देगा, तो रेस्पिरेशन में दिक्कत होगी। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा हम कवर करेंगे इसके अंदर हमने है ना इसोफेगस का डायवर्टिकुलम भी डाल दिया है। कि अगर मान लो ये इसोफेगस है, ठीक, ये स्टमक है, इसोफेगस है, तो अपर पार्ट में है ना इधर डायवर्टिकुलम ऐसे निकल जाता है, साइड में इसोफेगस थोड़ा सा साइड से निकल जाता है, तो ऐसा हो जाता है। तो ये जो इसोफेगस का डायवर्टिकुलम है और डायफ्रामेटिक हर्निया है, इन दोनों से डिस्फेजिया होता है, मतलब खाने में दिक्कत हो सकती है। और इनका जो पेन होगा, इसका जो पेन होगा इसोफेगस वाले में, वो अपना है ना एक्सटर्नल, सब एक्सटर्नल, स्टर्नम के पीछे की तरफ पेन होगा। ठीक है, और डिस्फेजिया होगा। खाने में दिक्कत, ठीक, डिस्फेजिया मतलब खाने में दिक्कत। इसोफेगस में होगा, एक्सटर्नल के पीछे पेन होगा। और जो डायफ्रागमेटिक हर्निया होगा, इसमें क्या होगा कि इसका जो पेन होगा, पेन या जो भी अपन को फुलनेस लगेगी, वो अपन को है ना स्टर्नम के पीछे और एपिगैस्ट्रम, क्योंकि ये है ना स्टोमक से आया है ना, तो ये एपिगैस्ट्रम स्टोमक वाले पार्ट में और स्टर्नम ये थोरैक्स वाले पार्ट में, तो ये दोनों पार्ट को अफेक्ट करेगा डायफ्रागमेटिक हर्निया। और जो डायवर्टिकुलम है वो सिर्फ है ना स्टर्नम पे करेगा, क्योंकि ये थोरैक्स के पार्ट में रहता है, इसलिए। ठीक, उसका थर्ड अपना आ गया स्क्रोटल हर्निया। इसमें जो स्क्रोटम होगा उसके अंदर हर्निया चला जाएगा, मतलब इंटेस्टाइन जो है वो स्क्रोटम में चली जाएगी। अब जो इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर गैस होती है ना, तो उस अगर है ना स्क्रोटम हर्निया में अगर अपन परकशन करेंगे, ऐसे टक टक करेंगे, तो है ना उधर अपन को टिम्पेनी सुनाई देगी। टिम्पेनी मतलब एयर होगी किसी भी स्पेस के अंदर, तो वहाँ पे अपन को ऐसा टिम्पेनी मिलेगा, ढोल जैसी आवाज़ आती है, उसको टिम्पेनी बोलते हैं, ऐसा। तो ये अपन को मिलेगा हर्निया में, स्क्रॉटम किसी भी हर्निया में, हर्निया है तो उसके अंदर, तो ये स्क्रॉटल हर्निया में मिलेगा। स्क्रॉटल हर्निया दो टाइप के होते हैं, इरिड्यूसेबल और रिड्यूसेबल। अगर है ना वो उसे रिड्यूस कर पा रहे, रिड्यूस करना मतलब अंदर डालना वापस से, अगर बाहर निकल गया वो किसी ऐसे स्क्रॉटम में आ गया, तो स्क्रॉटम से अपन वापस से अंदर डाल सक रहे हैं या नहीं डाल सकते हैं। अगर हम उसे अंदर डाल सकते हैं तो रिड्यूसेबल हो गया, और नहीं डाल सकते तो इरिड्यूसेबल हो गया। अपने दो केस है, वो दोनों ही इरिड्यूसेबल के केस है। ठीक है, स्क्रोटल हर्निया शायद देखते हैं आगे। उसके अलावा एक है केस अम्बिलिकल हर्निया का, ये हिस्ट्री में दे रखा है कि अम्बिलिकल हर्निया है। ठीक है, उसमें हर्निया ऑफ वाइट लाइन दिया हुआ, तो वाइट लाइन वो शायद लीनिया अल्बा की बात कर रहे हैं, जो कि सेंटर मिड लाइन में होता है अपने बॉडी के, तो अम्बिलिकल हर्निया होगा वो। उसको हम वाइट लाइन हर्निया बोल सकते हैं, कि क्वेश्चन में वाइट लाइन हर्निया लिखा हुआ ट्रांसलेशन में, उस हिसाब से। और जो हर्निया होता है ना, वो अपन कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हर्निया का जो पेन है या फिर हर्निया थोड़ा सा और बढ़ जाता है, क्योंकि फिजिकल जब अपन कोई एक्सर्शन करते हैं तो अपना जो इंट्रा एब्डोमेन प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से वो बढ़ा हुआ प्रेशर स्क्रोटम में आ जाता है, क्योंकि स्क्रोटम के अंदर इंटेस्टाइन आ चुका है, इसलिए। ठीक, तो ये मेन मेन चीज़ हमको याद रखनी है। डायफ्राम वाले हर्निया में स्टर्नम में और एपिगैस्ट्रम दोनों में पेन होगा, क्योंकि डायफ्राम एब्डोमेन से थोरैक्स में गया है। और डायफ्राम वाले में है ना, क्योंकि है ना ये इंटेस्टाइन ऊपर चला गया है थोरैक्स में, तो यहाँ पे लंग्स को दबा देगा, तो अपना रेस्पिरेशन में दिक्कत होगी। और ये जो सेकंड पॉइंट में, ये जो इसोफेगस का डायवर्टिकुलम है, तो इससे डिस्फेजिया होगा, खाने में दिक्कत होगी। और डिस्फेजिया डायफ्राम वाले में भी हो सकती है, क्योंकि वो भी है ना इसोफेगस को दबा देगा। और है ना इसमें डायवर्टिकुलम में डिस्फेजिया होगा, और ये सब एक्सटर्नल पेन देगा, क्योंकि थोरैक्स का डायवर्टिकुलम है। और स्क्रॉटल में क्या होगा, रिड्यूसेबल इरिड्यूसेबल, अगर अंदर नहीं डाल सकते तो इरिड्यूसेबल होगा, और एक्सरसाइज करने पर वो ज़्यादा बाहर आ जाएगा, पेन करेगा। और अम्बिलिकल हर्निया में भी वही सेम जो हर हर्निया में होता है, टिम्पेनी देगा, एक्सरसाइज करने पर बाहर आ जाएगा, ये सब चीज़ें रहेगी। अब देखते हैं, अपन पहला केस करते हैं, केस नंबर 37। तो इसके अंदर हमें एपिगैस्ट्रिक में रीजन में पहना पेन दे रखा है, और बिहाइंड द स्टर्नम दो पार्ट में दे रखा है, ये एपिगैस्ट्रिक रीजन और बिहाइंड द स्टर्नम, मतलब एब्डोमेन से ये एब्डोमेन वाला पार्ट हो गया, और ये है ना थोरैक्स वाला पार्ट हो गया।
ठीक है, इन दोनों पार्ट में है। तो क्योंकि जो है ना, ये जो डायफ्राम के नीचे जो इंटेस्टाइन थी वो नीचे से ऊपर आ गई है, इसलिए दोनों पार्ट में पेन देगा। और ये है ना खाने के बाद में ये पेन होगा, क्योंकि खाना जब अपन खाएंगे तो है ना स्टमक से जब नीचे उतरेगा वो, तो है ना इंटेस्टाइन में जाएगा खाना, तो खाना इंटेस्टाइन में जाना चाहिए एब्डोमेन के अंदर, एब्डोमेन पार्ट के अंदर, लेकिन थोरेक्स में आ जा रहा है, इसलिए खाने के बाद में वो पेन होगा। और फीलिंग ऑफ लैक ऑफ एयर, लैक ऑफ एयर क्यों हो रहा है? क्योंकि जो थोरेक्स में आ गया इंटेस्टाइन, उससे लंग्स दब जा रहे हैं, उसकी वजह से लैक ऑफ एयर हो रहा है। ब्रीदिंग में दिक्कत, वीकनेस इन द लोअर सेगमेंट ऑफ द लेफ्ट लंग, ये देखो लंग में दिक्कत, लेफ्ट लंग में दिक्कत हो रही है। तो जो डायफ्रामेटिक हर्निया है ना वो लेफ्ट साइड का हर्निया है, इससे ये पता चल रहा है। मफल्ड हार्ट साउंड, ये मोटा है पेशेंट इसलिए फैटी होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है डायग्नोसिस के लिए। और ये डायफ्रामेटिक हर्निया है ना, ऐसे ऐसे नॉर्मली नहीं हो जाता, मतलब बड़े लोगों को, अगर कंजेनिटल है तो बच्चों में होगा, बड़ों में कब होगा? मान लो फॉर एग्जांपल अगर पेनिट्रेटिक ट्रॉमा हो गया उस पेशेंट को, किसी ने उसको चाकू मार दिया है, ठीक है, स्टैब वुंड हो गया है, तो वो अगर डायफ्राम को कट कर दिया है तो ये हर्निया होगा बाद में आने वाले समय में। वो उसको है ना जो थिन हो गई होगी डायफ्राम, तो वहाँ से इंटेस्टाइन ऊपर आ जाएगा ऐसा। अब इसमें क्लासिफिकेशन हम क्या करेंगे, इसको है ना हम लोकेशन के हिसाब से इसको क्लासीफाई करेंगे कि लोकेशन और इटियोलॉजी, दो टाइप से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, हम करते हैं इटियोलॉजी के हिसाब से। अब ये क्या होगा, ट्रॉमेटिक होगा जो हमारा केस है, ठीक है। कंजेनाइटल जो बच्चों में होता है, और हाइटल, हाइटल मतलब जो हर्निया जहाँ से ईसोफेगस ऊपर जाता है ना, ये वाला पार्ट, इसी पार्ट में से ये ऊपर आ गया, उस जो नॉर्मली हर इंसान में जो होता है ये ओपनिंग, वहाँ से ऊपर आ गया, तो उसे हियाटल बोलते हैं। वेरिएशन इन द क्लिनिकल पिक्चर, अब है ना क्लिनिकल पिक्चर ही कैसे कैसे अलग होती है। अगर कंजेनाइटल है हर डायफ्रामेटिक हर्निया तो बच्चों में होता है, और ट्रॉमेटिक है तो वो कब होता है? इंजरी के बाद होता है। ये वेरिएशन आ गया एटियोलॉजी के अंदर कि दो दो टाइप से होता है। और हम डायग्नोसिस के लिए क्या कर सकते हैं, हम एक्सरे कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर है ना, अगर है ना चेस्ट के अंदर बाउल चला गया, इंटेस्टाइन चेस्ट के अंदर चला गया तो दिख जाएगा एक्सरे से, और एक्सरे से बेटर हमेशा सीटी स्कैन रहता ही है हमारे पास, तो ये सब हम कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? हर हर्निया के अंदर कॉम्प्लिकेशन हम लिख सकते हैं स्ट्रैंगुलेशन, ठीक है। और है ना हर हर्निया अपने को ऑब्स्ट्रक्शन दे सकता है, और जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन होता है वहाँ पे इन्फेक्शन होता है, ठीक है। और वॉल्वुलस है तो ये मतलब ट्विस्ट हो जाता है इंटेस्टाइन, आपको खुद के ऊपर ट्विस्ट हो जाता है, तो ऐसे उसको ओपन वॉल्वुलस बोलते हैं। ये भी सब कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़, अब है ना इसको है ना ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? इसको ट्रीटमेंट सीधे रिड्यूस कर देंगे, रिड्यूस मतलब अंदर डाल देंगे और सूचर कर देंगे उसको, जो ओपनिंग है उसको, और पैच लगा देंगे, पैच या फिर मैश लगा देंगे, ये रहेगा इसका ट्रीटमेंट। नेक्स्ट केस है हमारा 41। इसमें देखो बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे की तरफ है ना इसमें दिक्कत हो रही है, पेन हो रहा है, और खाने के साथ में, मतलब खाना खाया और जस्ट उसके बाद में अपन को पेन होने लगा। और है ना इसको इसको है ना हमेशा बर्निंग सेंसेशन होता है, क्योंकि है ना जो इधर से ये अपना माउथ है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका डायवर्टिकुलम है, तो यहाँ पे खाना इकट्ठा बन हो जाता है, इधर से खाना ये दबा रहा है इसोफेगस को, तो अपन खाना खाएंगे तो है ना ये पेन करेगा, और है ना हमेशा यहाँ पर एसिड भरा रहेगा या फूड भरा रहेगा, तो जिससे बर्निंग सेंसेशन आएगी हमको ये, और ड्यूरिंग मील, और इसी वजह से पेन बिहाइंड द स्टर्नम आ रहा है, क्योंकि ये है ना इसोफेगस का है ना डायवर्टिकुलम बन जा रहा है इधर, इसलिए। और इसे डिस्फेजिया होगा, डिस्फेजिया बोले तो खाना खाने में दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पर ये सैक जो बन गया है ना डायवर्टिकुलम, ईसोफेगस को दबा देगा इस वजह से। और इसके लिए इन्होंने ईसोफेगोस्कोपी कराया, और उसके अंदर है ना प्रोट्रूजन ऑफ द लेफ्ट वॉल ऑफ द ईसोफेगस ये दिया हुआ है कि इसको है ना इंसीजन, जो इंसीजन मतलब तित की बात कर रहा है, कि ये जो इंसाइजर्स होते हैं, इंसीजर जो तित होते हैं उससे 32 सेंटीमीटर नीचे है ना ये डायवर्टिकुलम देखा गया है, जो कि 3 to 4 सेंटीमीटर पूरा इसमें दे रखा है कि प्रोट्रूजन जो दिया है ये डायवर्टिकुलम की बात कर रहे हैं इसोफेगस के। तो इसका डायग्नोसिस हो गया डायवर्टिकुलम ऑफ द इसोफेगस, ये है मेन डायग्नोसिस। हो सकता है। चलो ठीक है, पैथोलॉजी कैन बी क्लासिफाइज बेस्ड ऑन, ठीक है, लोकेशन के हिसाब से अपन क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसमें है ना पोस्टीरियर, लेटरल और मिडल, ये तीन जगह से निकलता है इसोफेगस के ये डायवर्टिकुलम। पोस्टीरियर से है तो जैंकर्स, लेटरल से है तो किलियंस, मिडल से है तो ट्रैक्शन। और मैकेनिज्म, दो मैकेनिज्म होते हैं डायवर्टिकुलम बनने के, ठीक है, ये जैसे इसोफेगस है, या तो अंदर का प्रेशर बढ़ गया तो ये ऐसा पाउच बन जाएगा, ठीक है, या फिर है ना यहाँ की जो मसल है ना
वो वीक हो गई इसोफेगस की तो पाउच बन जाएगा। ये दो दो रीज़न रहते हैं। तो मैकेनिज़्म हो गया, ठीक है। इंट्राल्यूमिनल प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, फिर मसल पाउच वीक हो गया। और फर्दर टेस्ट में क्या करेंगे, हम बेरियम सॉल्व कराएंगे, इसको बेरियम खिलाएंगे, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट बेरियम। तो उसके अंदर है ना कॉन्ट्रास्ट को बाद में इमेजिंग जब करेंगे ना तो अपन को है ना इधर से कॉन्ट्रास्ट इधर जाता हुआ दिखेगा, ये पूरा भर जाएगा कॉन्ट्रास्ट से। तो इससे हमें साइज़, शेप और लोकेशन पता चलेगी डायवर्टिकुलम की। ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम क्या क्या करेंगे, इसको डाइटरी मॉडिफिकेशन देंगे। जो है ना प्रेशर बढ़ता है ना ल्यूमन के अंदर का, वो कब बढ़ता है, जब अपन है ना लो फैट लो क्या बोलते हैं, लो फाइबर डाइट खाते हैं, तब तब है ना ल्यूमन का प्रेशर बढ़ जाता है। तो डाइटरी मॉडिफिकेशन में क्या करेंगे कि फाइबर्स खिलाएंगे या फिर लिक्विड फूड खिलाएंगे जो ल्यूमन का प्रेशर ज़्यादा ना बढ़ाए, और नॉनवेज नहीं खिलाएंगे वो सब कुछ। और एसिड को कम कर देंगे, एसिड सप्रेशन मेडिकेशन देंगे, और है ना स्टेंट लगा देंगे इसोफेगस के उधर, ताकि है ना जो अगर वीक हो गई मसल तो वहाँ से पाउच ना बने। सर्जरी फॉर, अगर लार्ज डायवर्टिकुला है तो लार्ज के लिए हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। स्मॉल है तो ये सब कर सकते हो, लार्ज है तो सर्जरी करनी पड़ेगी। और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, स्मॉल और सॉफ्ट डाइट देना इसे, एंटा एसिड देना, पीपीए देना, ताकि एसिड का कंटेंट कम बने। और इस वजह से क्योंकि एसिड बनेगा तो हमें ना वो रिफ्लक्स होगा, एसिड बनेगा तो बर्निंग सेंसेशन होगी, और एसिड कम कर देंगे तो सेंसेशन अपनी कम हो जाएगी। और अवॉइड प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, ऐसा कोई फैक्टर जो कि है ना ये क्या नाम है, इसको डायबिटिकुलम बनाए, उन सब चीज़ों को हमें कम करना है। जैसे कि नॉन वेज फूड हो गया, लो फाइबर डाइट हो गई, वो सब कुछ। और कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे इसके, एस्पिरेशन कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, क्योंकि ईसोफेगस के अंदर ऐसे निकल रहा है ना, तो इसके अंदर हमेशा फूड इकट्ठा रहेगा। तो ये जो फूड होगा ना ये निकल के और ट्रैकिया के अंदर चला जाएगा, और ट्रैकिया में जाएगा तो उसे बोलते हैं एस्पिरेशन। कि अगर ये एस्पिरेट हो गया तो ये निमोनिया करा सकता है लंग्स के अंदर। तो एस्पिरेशन हो सकता है कॉम्प्लिकेशन। परफोरेशन, कि अगर इधर परफोरेशन हो गया, होल हो गया, तो इसे परफोरेशन कॉम्प्लिकेशन। फिस्टुला या एब्सेस बन सकता है इसके अंदर, ब्लीडिंग हो सकती है इसकी, और इसका रप्चर हो सकता है। ये सब कॉम्प्लिकेशन हो गए। और सर्जरी, अगर है ना सिम्टोमेटिक रिलीफ फेल हो गया तो हम इसका और कॉम्प्लिकेशन है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन जैसे कि ये सब कुछ है, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसे कि ये सब कुछ, अगर ये सब कुछ फेल हो गए तो हम इसका सर्जरी कर देंगे। सर्जरी में क्या करेंगे, या तो हम डायवर्टिकुलेक्टोमी मतलब डायवर्टिकुला को काट के निकाल देंगे, या फिर हम फेरेंजियल पाउच स्टेपलिंग करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि ये है ना यहाँ पे एक स्टेपल डालेंगे, यहाँ से एक बड़ा सा स्टेपल डालेंगे जो इन दोनों को है ना पहले तो जला देगा और इन दोनों को जोड़ देगा, उसके बाद में ये है ना ऐसा बन जाएगा, ऐसा इसोफेगस बन जाएगा जिससे काम चलता रहेगा। तो ये स्टेपलिंग हो गया, और पूरा काट के निकाल दिया तो एक्टोमी हो जाएगा। ठीक है। 52 केस नेक्स्ट, इसमें क्या है, राइट हार्ट, इसमें है ना इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ राइट हाफ ऑफ द स्क्रोटम, स्क्रोटम का वॉल्यूम बढ़ गया है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आ गई स्क्रोटम के अंदर। अब है ना इसकी जो भी चीज़ है वो फिजिकल एक्सरसाइज से है ना बढ़ जाती है, तो अपना दिमाग जाएगा हर्निया की तरफ, की हर्निया फिजिकल एक्सरसाइज से बढ़ जाता है। और है ना स्टैंडिंग और लाइंग डाउन पे है ना वो अंदर नहीं जाता है, जो भी वो जो बढ़ गया वॉल्यूम वो कम नहीं होता है। और नॉन रिड्यूस्ड इनटू द एब्डोमेन कैविटी, मतलब रिड्यूस भी नहीं होता है, मतलब अगर हर्निया है तो वो इरिड्यूसेबल हर्निया है। और जो भी वो चीज़ है ना उसके ऊपर अगर हम उसे अस्कल्टेशन करेंगे तो टिम्पेनी आ रही है। टिम्पेनी किस में आता है, एयर में आता है। एयर किसके अंदर होती है, इंटेस्टाइन के अंदर। तो इंटेस्टाइन अगर स्क्रॉटम में आ गया तो उसे अपन हर्निया बोलेंगे, इंटेस्टाइनल हर्निया। तो ये है ना इंटेस्टाइनल हर्निया है, और जो कि स्क्रॉटम के अंदर आ गया है, और ये इरिड्यूसेबल हर्निया है। ठीक है, ये इरिड्यूसेबल हो गया, और ये इंटेस्टाइन हो गया। इंटेस्टाइन स्क्रॉटम के आगे तो इसको स्क्रॉटल हर्निया करेंगे। तो ये हो गया इरिड्यूसेबल इंग्वानल स्क्रॉटल हर्निया। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्रॉटल हर्निया, तो यहाँ हर्निया में हर क्लासिफिकेशन जगह पे अपन रिड्यूसेबल और इरिड्यूसेबल डाल सकते हैं। रिड्यूसेबल मतलब अंदर चला जाएगा, इरिड्यूसेबल मतलब अंदर नहीं जाएगा। और इसमें दिक्कत क्या होती है, एनाटॉमिकल फीचर की जो इंगर्नल रिंग होती है ना, या तो वीक है या इनकॉम्पिटेंस है। कि इंगर्नल रिंग के अंदर से है ना इसका वो जो इंटेस्टाइन जो होता है वो इंगर्नल रिंग के थ्रू है ना स्क्रोटम के अंदर आ जाता है। ऐसे इंगर्नल रिंग है, स्क्रोटम है, तो जो इंटेस्टाइन है वो यहाँ से और स्क्रोटम के अंदर आ जाता है। तो इंगर्नल कैनाल जो है वो इंगर्नल रिंग के थ्रू इससे स्क्रोटम से कनेक्टेड होती है, तो इंटेस्टाइन यहाँ से अंदर आ जाता है।
तो अगर ये रिंग वीक है तो ये अंदर आ जाएगा, तो उससे स्क्रोटल हर्निया हो जाएगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम टॉर्शन कि टेस्टिकुलर का टॉर्शन हो गया, टेस्टिस का हाइड्रोसील हो गया, स्पर्मेटोसील हो गया और लिम्फेडिनोपैथी हो गई, इन सबको अपन डिफरेंशियल में रख सकते हैं कि ये सब भी हो सकते थे स्क्रोटम के अंदर। स्क्रोटम बड़े होने के का रीज़न ये भी हो सकता है, वेरिकोसील भी हो सकता है इनके साथ में। और और हम क्या कर सकते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए, हम क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड और डोपलर करेंगे। अल्ट्रासाउंड में हमें कंटेंट पता चलेगा कि क्या चीज़ है स्क्रोटम के अंदर, कि वेरिकोसील है, टॉर्शन है, हाइड्रोसील है, जो भी है। और डॉपलर से हम क्या करेंगे, ब्लड फ्लो देखेंगे कि टेस्टिकुलर टॉर्शन है वो तो उससे पता चल जाएगी कि डॉपलर से कि हाँ कि टॉर्शन है तो ब्लड फ्लो रुक जाएगा ऐसा। और इसके लिए ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ये इमीडिएट ट्रीटमेंट हमें करना पड़ेगा, क्योंकि है ना अगर हर्निया है तो उससे है ना चांस है कि अपना जो टेस्टिस है उसको हार्म कर देगा, तो वो अपना इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए उसके लिए। अगर रिड्यूसेबल है तो हम उसे रिड्यूस करेंगे और हर्निया रिपेयर कर देंगे ट्रीटमेंट में। और कॉम्प्लिकेशन क्या होगा कि जो हर्निया उसका स्ट्रेंगुलेशन हो गया, स्ट्रेंगुलेशन मतलब ब्लड फ्लो रुक गया, तो स्ट्रेंगुलेशन की वजह से नेक्रोसिस हो सकता है, ठीक है। और ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है जीआईटी का। और टेस्टिकुलर इस्कीमिया, टेस्टिस का इस्कीमिया हो सकता है, क्योंकि है ना अगर टेस्टिस के जो स्क्रोटम सैक होता है उसके अंदर है ना टेस्टिस तो है ही है, साथ में इंटेस्टाइन भी आ गया, तो टेस्टिस का ब्लड फ्लो रुक जाएगा क्योंकि वेसल्स दब जाएगी, तो उस वजह से टेस्टिस का इस्कीमिया हो सकता है। और इन्फेक्शन, कुछ भी चीज़ रुक गई है अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो इन्फेक्शन हो सकता है। और रिकरेंस, ये जो टेस्टिस का जो जो भी दिक्कत होती है ना हर्निया वाली दिक्कत, हर हर दिक्कत में कॉम्प्लिकेशन अपन रिकरेंस डाल सकते हैं, क्योंकि हर्निया रिकर हो जाता है, बार बार हो जाता है पेशेंट को सही करने के बाद भी। ये 82 वाला भी सेम ही केस है। इसमें देखो राइट हाफ द मतलब कि इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द राइट हाफ ऑफ द स्क्रोटम, स्क्रोटम के राइट साइड में कुछ तो चीज़ आ गई है और ये ट्यूमर लाइक चीज़ है एट द रूट ऑफ द मतलब पहले, अब ये चालू कैसे हुआ है, जो डिजीज़ कैसे प्रोग्रेस हुई, साल भर पहले 1 ईयर अगो एक ट्यूमर लाइक फॉर्मेशन है, मतलब छोटी सी एक कुछ उभर आया। उसके बाद में उसका सबसे पहले साल भर पहले ट्यूमर लाइक फॉर्मेशन आया, उसका फॉर्मेशन ओवर टाइम टाइम कुछ 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 दिनों बाद में वो डिसेंड करा स्क्रोटम के अंदर, मतलब धीरे धीरे आया, तो टॉर्शन वगैरह वगैरह कुछ नहीं है, ये कुछ तो चीज़ ऊपर से आई है, तो इंटेस्टाइन हो सकता है। पेन ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज करने से पेन हो रहा है तो ये है ना हर्निया है, क्योंकि एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ जाता है एक्सरसाइज करने से। स्टैंडिंग और लाइंग डाउन से इसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है और रिड्यूस नहीं हो पा रहा तो इसे इरिड्यूसेबल बोलेंगे। और टिम्पेनी अपन को इसमें दिख रही है, तो ये है ना एयर एयर वाला कोई चीज़ है, तो ये इंटेस्टाइन है, इसलिए हम इसको भी स्क्रोटल हर्निया बोलेंगे, क्योंकि इंटेस्टाइन स्क्रोटम के अंदर आ गया। ठीक है, तो सेम वो वाला केस हो गया ऊपर वाला। इसका बाद हम करते हैं नेक्स्ट वाला केस 62। अब 62 में देखो, इसमें हिस्ट्री में दिया हुआ कि हर्निया ऑफ वाइट लाइन है, ठीक है, मिड लाइन में कहीं पर हर्निया है और ये रिकर हो रहा है, बार बार होता रहता है, कभी आता है कभी जाता है, वैसा है। और डज नॉट रिट्रैक्ट, मतलब वापस से रिड्यूस नहीं हो पा रहा है, रिड्यूस नहीं हो रहा तो इसे हम बोलेंगे इरिड्यूसेबल, ठीक है। और है ना, और ये है ना पीरियडिकली हमें कॉन्स्टिपेशन भी दे रहा है, मतलब है ना ये है ना इसका हर्निया भी रिकर हो रहा है, आ रहा है जा रहा है, ऐसा कॉन्स्टिपेशन भी आ रहा है जा रहा है। तो इसको है ना यहाँ पे पुराने डायग्नोसिस में लिखा है कॉपरेस्टेसिस का मतलब फीसिस का स्टेसिस, मतलब कि है ना जो कॉन्स्टिपेशन आ रहा है जा रहा है, फीसिस आ रही है रुक रही है और कभी जा रही है ऐसा। हर्निया प्रोड्यूसन ये भी दिखा हुआ, मतलब हर्निया वो तो हिस्ट्री में दे रखा है, आपको पता ही है, फिजिकल एक्सरसाइज से मतलब हर्निया बताना चाह रहा है, वो हिस्ट्री में दिया हुआ है, तो सब अपन को हिस्ट्री से पता चल जा रहा है। तो इसका डायग्नोसिस होगा रिकरेंट इरिड्यूसेबल हर्निया ऑफ वाइट लाइन ऑफ द एब्डोमेन। और कोप्रोस्टेसिस मतलब कॉन्स्टिपेशन जो है वो भी है, वो भी रिकरेंट, मतलब बार बार हो रहा है, कभी जा रहा है कभी आ रहा है ऐसा। इसका क्लासिफिकेशन वही सेम हर हर्निया में जो हम करते हैं, रिड्यूसेबल इरिड्यूसेबल। और इन्वेस्टिगेशन में हम हर्नियोग्राफी कर सकते हैं और एक्सरे सीटी स्कैन कर सकते हैं। साइज़, हर्निया का जो साइज़ है और जो कंटेंट है कि हर्निया के अंदर क्या क्या चीज़ है वो देखने के लिए हम है ना इसके सीटी स्कैन भी कर सकते हैं। बाकी इसका फिजिकल इन्वेस्टिगेशन में फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम क्या क्या डालेंगे, इसके है ना हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस में अलग अलग टाइप के जो भी बॉडी के ऊपर, जैसे कि लाइपोमा होता है, इसके अंदर ना लिपिड फैट भरा हुआ होता है, तो ये भी है ना दिख सकता है मिड लाइन में। तो लाइपोमा दिख सकता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन, एपिगैस्ट्रिक हर्निया मतलब
ये मिड लाइन के करीब करीब का हर्निया दिख सकता है। इंसीजनल हर्निया, क्योंकि जब सर्जरी करते हैं तो मिड लाइन सर्जरी जो होती है उनके अंदर भी अपन को मिड लाइन में हर्निया दिख सकता है। तो ये सब इसका डिफरेंशियल हो गया। तो सर्जरी में हम क्या करेंगे, दो टाइप की, या तो ओपन करेंगे या लैप्रोस्कोपिकली करेंगे। ओपन करेंगे तो उसमें हम सूचर करेंगे, प्राइमरी सूचर, और साथ में मैश भी लगाएंगे। और अगर स्ट्रैंगुलेटेड या फिर इनकार्सरेटेड है हर्निया तो इमरजेंसी सर्जरी हमें करनी पड़ेगी। इनका मतलब क्या है कि ब्लड फ्लो रुक गया और जो है इंटेस्टाइन का नेक्रोसिस हो सकता है, इसलिए हमें इमरजेंसी सर्जरी करना चाहेंगे। कॉम्प्लिकेशन वही जो हर सर्जरी में होता है, इन्फेक्शन हो सकता है, रिकरेंस हो सकता है, और हर्निया का अगर रहना सही से नहीं किया तो ऑब्स्ट्रक्शन, वापस हर्निया होगा तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, और एडेशन हो सकते हैं, इन्फेक्शन, सेप्सिस, ब्लीडिंग, ये सब चीज़ें हम रखेंगे। कॉम्प्लिकेशन ये लगभग हर सर्जरी के केस में हम डाल सकते हैं। और प्रिवेंशन में हमें एंटीबायोटिक देना है इसे, ताकि इन्फेक्शन ना हो, और जो डायसेक्शन है वो केयरफुली करना है, ताकि है ना हर्निया निकालते निकालते हम कहीं नॉर्मल इंटेस्टाइन को नहीं कट कर दे, ब्लीडिंग नहीं कर दे, ऐसा। और टेंशन फ्री रिपेयर विथ मैश, मैश लगाना ज़रूरी है, वरना हर्निया वापस हो जाएगा, तो उसे हर्निया रिकरेंस बोलते हैं हम। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा इसका पेप्टिक अल्सर का।